हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बायो स्टडीज़। आज हम बात कर रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर दैट इज़ बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के बारे में। बेसिकली हम पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम को स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर में। ओके, इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट ब्लड। ओके, सबसे पहले तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ओके, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, अगर हम पूरे एनिमल्स की बात करें, पूरे एनिमल किंगडम की बात करें, दो तरह के होते हैं। वन इज़ कॉल्ड द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, अनदर इज़ कॉल्ड द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन मतलब क्या? यहाँ पे जो ब्लड होता है इट डज नॉट फ्लो इन दी ब्लड वेसल्स और कैपिलरीज। ओके, मतलब डायरेक्टली ओपन ही अंदर कैविटी में ब्लड फ्लो रहता है। जितने भी टिश्यूज़, ऑर्गन, वट एवर इट इज़ देयर इनसाइड द बॉडी, इट इज़ ऑल बेथड इन दी ब्लड। ओके, तो ये बहुत ही प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स में ही पाया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे मिलता है किस किस में, आर्थ्रोपोड्स एज वेल एज मॉलस्क। ओके, यहाँ पर कैसा मिलता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। नाउ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम लाइक आर ह्यूमन बीइंग, जहाँ पे ब्लड क्या होता है, इट फ्लोज इन दी ब्लड कैपिलरीज। ऐसे डायरेक्टली ओपन स्पेस में फ्लो नहीं होता, एक वेसल्स के अंदर फ्लो होता है। दैट इज फ्रॉम annelida till chordata, they all comes in this one category। ये तो ब्लड सर्कुलेशन की बात होगी। ओके, नाउ सबसे पहले बात कर रहे हैं ब्लड की, या फिर हम बात कर रहे हैं एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, एक सर्कुलेटरी सिस्टम की ज़रूरत क्यों है? वाई देयर इज़ अ नीड फॉर अ सर्कुलेटरी सिस्टम? फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर सो मैनी न्यूट्रिशन वी गेन। ओके, हम ह्यूमन बींग की अगर बात लेके चलते हैं तो हम बहुत कुछ फूड खाते हैं। फूड खाने के बाद हमारे स्टमक में डाइजेस्ट तो हो गया ना, वहाँ से वो न्यूट्रिएंट हमारी पूरी बॉडी को कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? इट्स ओनली बिकॉज ऑफ दिस सर्कुलेशन। ओके, थ्रू दिस बॉडी सर्कुलेशन जो जितना भी न्यूट्रिएंट्स है दैट इज़ ऑल सर्कुलेटेड इनटू आवर बॉडी और थ्रू आउट आवर बॉडी। एंड ऑक्सीजन जो हम ब्रीद इन करते हैं वो भी हमारी बॉडी में सर्कुलेट होती है विद द हेल्प ऑफ दिस सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके साथ ही जब सेल्स इन सबको यूज़ करके अपना एनर्जी बनाती है, तो जितने भी बाय प्रोडक्ट होते हैं दोज आर कॉल्ड वेस्ट प्रोडक्ट दैट ऑल्सो नीड टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। तो वेस्ट प्रोडक्ट, इसके साथ ही CO2, उन सबको भी एलिमिनेट करने का काम भी कौन करता है? यही, मतलब कि जहाँ एक्सक्रीशन होना है वहाँ तक भी उसको पहुँचाने का काम क्या करेगा? दिस वन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो एक तरह से ये हमारे पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ओके, ना अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन में क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं? ब्लड इन्वॉल्व होता है, हार्ट इन्वॉल्व होता है, एज वेल एज ब्लड सेल्स इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, ब्लड सेल्स और यू कैन से ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व होती है। क्या होती है? ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व होती हैं। ये पूरे सब मिलकर ही एक सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं। नाउ इन दिस वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ब्लड स्पेसिफिकली, बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन इसकी देखेंगे। चलिए लेके चलते हैं ब्लड के बारे में। अगर ब्लड की बात करें तो सबसे पहले इट इज़ नोन एज दी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। पहला ही क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ओके, मैं साथ में आपको क्वेश्चन भी बताती जा रही हूँ। नीट में पहला ही क्वेश्चन आ जाता है, ब्लड इज अ टाइप ऑफ विच काइंड ऑफ टिश्यू? इट इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इसका रोल क्या होता है? जितने में न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन है, उनको लेकर जाना, पूरी बॉडी में सर्कुलेट कराना और वेस्ट को रिमूव करना। ओके, नाउ ब्लड की बात करें तो इट इज़ कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा एंड सम फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ओके, ये फॉर्म एलिमेंट्स को ही हम क्या बोलते हैं? ब्लड सेल्स बोलते हैं। ओके, क्लियर? ना प्लाज्मा जो यहाँ पे होता है इट इज़ अराउंड 55% प्लाज्मा और फॉर्म एनिमल क्या बनाता है? अराउंड 45% ऑफ ब्लड। ओके, दोनों ही इतना परसेंट ब्लड का प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मा बेसिकली होता क्या है? इसमें वाटर प्रेजेंट होता है विच इज़ अराउंड 90 to 92% एंड सम प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इनसाइड इट। ओके, जो करीब 6 to 8% इसका पूरा जो कॉम्पोजिशन है उतना वो बनाते हैं। ओके, ना प्रोटीन्स के अंदर तीन चीज़ें बेसिकली प्रेजेंट होती है। वन इज़ दी फाइब्रिनोजन, ओके, देन ग्लोबुलिन एंड देन एल्बुमिन। ओके, इनके भी अलग अलग रोल होते हैं। फाइब्रिनोजन बेसिकली क्लॉटिंग का काम करता है। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज डन बाय फाइब्रिनोजन। ग्लोबुलिन बेसिकली डिफेंस मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट करता है, और एल्बुमिन क्या करता है? ऑस्मोटिक बैलेंस का काम करता है।
क्या करता है, ऑस्मोटिक बैलेंस का काम करता है। ये तीनों रोल प्लीज याद रखना, ठीक है। फाइब्रिनोजन क्लोटिंग, ग्लोबुलिन डिफेंस, एल्बुलिन ऑस्मोटिक बैलेंस का काम करता है ना। इसके अलावा वाटर प्रोटीन के अलावा कुछ मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं, मिनरल्स आयंस इनसाइड द ब्लड, दैट इज व्हाट आर लाइक सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इसके अलावा HCO3 और क्लोराइड आयन। ओके, ये कुछ मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ बिसाइड्स ऑफ इट ऑल्सो कंटेन सम क्लॉटिंग फैक्टर्स, ब्लड ऑल्सो कंटेन सम क्लॉटिंग फैक्टर्स, ओके, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्लॉटिंग के लिए। अगर हम ब्लड में से ये क्लॉटिंग फैक्टर्स को माइनस कर दें, ओके, और ब्लड में नहीं बोल के हम क्या बोलेंगे, अगर हम इस प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर को माइनस कर दे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, सीरम। ये एक और नया क्वेश्चन अराइज होता है। सी ये सब चीज़ें तो पढ़नी ही है, ये परसेंटेज याद रखना है प्लाज्मा का, फॉर्म एलिमेंट्स का। यहाँ पे ये याद रखना है कि प्लाज्मा से अगर क्लॉटिंग फैक्टर को माइनस कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, सो रिमेनिंग पोर्शन इज कॉल्ड एज दी सीरम। क्लियर है, आगे चलें, ठीक है। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट इज फॉर्म्ड एलिमेंट्स ना। ये जो फॉर्म एलिमेंट्स है इसमें 3 तरह की मेन एलिमेंट्स होते हैं। वन इज कॉल्ड द इरिथ्रोसाइट्स, ओके, सेकेंड इज कॉल्ड द ल्यूकोसाइट्स एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड द थ्रोम्बोसाइट्स। ओके, इरिथ्रोसाइट्स को दूसरा नाम भी बोलते हैं RBC, दैट इज रेड ब्लड सेल्स। कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसकी, देख लेते हैं फटाफट क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सबसे पहले तो बहुत ही अबंडेंट ये मिलती है, सो अराउंड 5 to 5.5 मिलियंस ये कितनी पाई जाती है ब्लड के अंदर, इतने नंबर में मिलती है। लाइफ स्पैन इसका शॉर्ट ही रहता है, अराउंड 120 डेज। ओके, कहाँ पर बनती है, बोन मैरो में। कहाँ बनती है, बोन मैरो में ये बनती है। बट डाई कहाँ होती है, वेयर इट्स डाई, इन स्प्लीन। ठीक है, बनती कहाँ है, बोन मैरो में, बट मरती कहाँ है, डाइट कहाँ होती है, स्प्लीन में। दैट्स व्हाई दिस स्प्लीन इज ऑल्सो नोन एज द ग्रेवयार्ड ऑफ RBC। ठीक है, RBC का ग्रेवयार्ड भी बोलते हैं। इसके अलावा ये कैसी रहती है, ए न्यूक्लिएटेड, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, कैसी रहती है, ए न्यूक्लिएटेड। न्यूक्लियस एब्सेंट होता है RBCs में एंड इट इज़ बाई कॉनकेव इन शेप, ये भी शेप भी ध्यान में रखना। बेसिकली इसका रोल क्या होता है, फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ओके, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, उसमें ये बेसिकली इन्वॉल्व होती है, क्योंकि इसके अंदर एक पिगमेंट होता है दैट इज़ कॉल्ड हीमोग्लोबिन। इस पिगमेंट का रोल क्या है, ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी शो करता है, ऑक्सीजन को अपने ऊपर बाइंड करवा कर एंड देन इट ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी। तो हीमोग्लोबिन यहाँ पे ऑक्सीजन कैरियर का काम करता है। ओके, अराउंड 14 to 16 ग्राम्स हीमोग्लोबिन एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में प्रेजेंट होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट RBC। बात करते हैं ल्यूकोसाइट्स के बारे में, विच इज ऑल्सो नोन एज WBC, वाइट ब्लड सेल्स। कैसी होती है, न्यूक्लिएटेड होती है, इसके ऑपोजिट है। ओके, शॉर्ट लाइफ स्पैन है इसका, फाइन। इसके अलावा ये बहुत कम अमाउंट में मिलती है, लाइक 6000 to 8000, सिर्फ इतना ही नंबर में मिलती है mm³ ऑफ ब्लड, मतलब इतनी ब्लड में ये कितनी मिलती है, 6 to 8000 ही मिलती है। ओके ना, इसके अलावा अगर हम इसके टाइप्स देखें तो यहाँ पे 2 तरह की होती है। वन इज कॉल्ड द ग्रेनुलोसाइट्स एंड अनदर इज कॉल्ड द एग्रेनुलोसाइट्स। ओके, ग्रेनुलोसाइट्स ग्रेन्यूल से रहते हैं, एग्रेनुलो नहीं रहते, नाम से समझ में आ रहा है। ग्रेनुलोसाइट्स फर्दर इट इज ऑफ 3 टाइप। वन इज कॉल्ड द न्यूट्रोफिल्स, अनदर इज कॉल्ड द बेसोफिल्स एंड थर्ड वन इज कॉल्ड द इओसिनोफिल्स। देखते हैं क्या क्या रोल है। न्यूट्रोफिल्स बेसिकली क्या करती है,
फेगोसाइटोसिस करती है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, ये एक वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट। क्या करती है, बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल अगर बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है तो उनको फेगोसाइट, उनको खाने का काम करती है, कैप्चर करती है और खा जाती हैं। बेसोफिल्स ये कुछ सब्सटेंस रिलीज करते हैं, क्या कर रहे हैं, जैसे कि हिस्टामिन, सेरोटोनिन, ओके ये कुछ इस तरह के सब्सटेंस रिलीज करते हैं जो क्या करते हैं, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स कॉज करते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है। जब भी कोई बाहर से पैथोजन का अटैक होता है तो ये कुछ इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिक्रेशन ऑफ हिस्टामिन और सेरोटोनिन, ठीक है। एंड इओसिनोफिल्स कहाँ करती है, ये जितने भी एलर्जिक रिएक्शंस है वहाँ पर रिस्पॉन्स करती है, ठीक है। एलर्जिक रिएक्शंस में रिस्पॉन्स करती है, जैसे कि पोलन ग्रेन या किसी इंसेक्ट ने हमें बाइट कर लिया तो वहाँ की जो एलर्जिक रिएक्शन है दैट इज परफॉर्म बाय इओसिनोफिल्स। ये 3 अलग अलग मैकेनिज्म याद रखना। ग्रैनुलोसाइट्स की बात करते हैं, 2 तरह के होते हैं, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स, ठीक है। मोनोसाइट्स अगेन दिस ऑल्सो डू दी फेगोसाइटोसिस, सेम फंक्शन है न्यूट्रोफिल्स के जैसा ही, बट लिम्फोसाइट्स यहाँ पे अगेन 2 तरह की होती है, बी सेल एंड टी सेल। बस इतना याद रखना, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स दोनों कहाँ पार्टिसिपेट करती है, इम्यून रिस्पॉन्स में। जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है या इम्यून सिस्टम जो है हमारा विच इज़ मेड अप ऑफ ओनली बी सेल एंड टी सेल, इतना याद रखना, क्या करती है, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने में हेल्प करती है। सो आई होप ये पूरा क्लियर हुआ होगा। आगे चलें, अब हम बात करते हैं द थर्ड वन इज थ्रोम्बोसाइट्स। ओके, क्या रोल है थ्रोम्बोसाइट्स, सबसे पहले तो इसको क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स, ओके दिस इज कॉल्ड प्लेटलेट्स। कितने नंबर में होती है, अराउंड 1,50,000 से कितनी 3,50,000 रहती है। ये एक स्पेशल टाइप की सेल में प्रोड्यूस होती है विच इज़ कॉल्ड मेगा कैरियोट्स, ठीक है। ये कुछ मेगा कैरियोट सेल्स होती है, कहाँ पर, बोन मैरो में ही होती है, स्पेशल टाइप की सेल्स जो यहाँ पे प्लेटलेट्स को प्रोड्यूस कराती है। बेसिकली ये प्लेटलेट्स रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि ये क्लॉटिंग होती कैसे है, क्यों होती है, कैसे जनरेट होती है। चलिए देखते हैं इसके प्रोसेस को थोड़ा सा समझ लेते हैं, हाउ क्लॉटिंग डज टेक्स प्लेस। ओके, सबसे पहले क्या होता है, देखो कभी भी कोई कट लगता है या कोई इंजरी होती है, जैसे ही इंजरी होती है, कट लगता है, हमारे ब्लड में कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। कुछ फैक्टर्स होते हैं, दे आर कॉल्ड क्लॉटिंग फैक्टर्स, और जैसे ही कट लगता है ये क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। एक्टिवेट होते ही क्या करते हैं, कुछ कास्केड रिएक्शन करते हैं, कास्केड प्रोसेस। कास्केड प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि एक लाइन से बहुत सारी एंजाइमेटिक रिएक्शंस परफॉर्म करना, ठीक है। सो मैनी एंजाइमेटिक रिएक्शन परफॉर्म करना, दैट इज कॉल्ड कास्केड, ओके। तो कास्केड्स की वजह से एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स विच इज नोन एज थ्रोम्बोकाइनेज, क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोकाइनेज। ये एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, ये क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, और जैसे ही ये एक्टिव होता है ये क्या करता है, इट कन्वर्ट प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, ठीक है। ये सब इनएक्टिव स्टेट में रहते हैं, प्रोथ्रोम्बिक के फॉर्म में रहते हैं, बट जैसे ही थ्रोम्बोकाइनेज एक्टिवेट होता है ये प्रोथ्रोम्बिन को किस में कन्वर्ट कर देता है, थ्रोम्बिन में। अब इस थ्रोम्बिन का क्या रोल है, ये कन्वर्ट करता है फाइब्रिनोजन, जो मैंने अभी बताया था ना प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, इस फाइब्रिनोजन को किस में कन्वर्ट कर देता है, फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। और ये अल्टीमेटली फाइब्रिन क्या करता है, एक नेटवर्क बना लेता है, एक नेटवर्क, एक जाल बुन लेता है लाइक दिस, ठीक है। एक नेटवर्क बना लिया। अब इस नेटवर्क में मतलब एक तरह से वो क्या कर रहा है, वहाँ जहाँ कट लगा है वहाँ नेटवर्क बना के वहाँ ब्लड लॉस करवाना चाह रहा है, बट इसके साथ ही क्या होता है, वहाँ पे जितनी भी डेड सेल्स हैं,
डेड ब्लड सेल्स हैं या डिस्ट्रॉय सेल्स है, वो सब इस नेटवर्क में ट्रैप हो जाती है। आप देखते हैं ना वहाँ पे ब्लड पूरा इकट्ठा हो जाता है, जम जाता है, तो वो क्या होता है, इस नेटवर्क में ये डेड ब्लड सेल्स है, ये सब उसमें ट्रैप हो जाती है और उसको पूरा कवर कर देती है। एंड दिस इज हाउ इट प्रिवेंट दी ब्लड लॉस। तो ये प्लेटलेट्स जो है ये बेसिकली क्या करती है, इस क्लॉटिंग का काम करती है। समझ में आया? चलें आगे। ओके, चलिए यहाँ तक तो अब हमने बात कर ली सारे ब्लड के बारे में। अब जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक और आता है, दैट इज़ अबाउट दी ABO ब्लड ग्रुपिंग, कि ब्लड ग्रुप हम डिसाइड कैसे करते हैं। देखो जब भी ब्लड की बात होती है तो हम क्या बात करते हैं, ब्लड ग्रुप की बात तो जरूर से करेंगे। सो लेट्स टॉक हाउ दिस ब्लड ग्रुप डिसाइडेड, और कैसे पता करें कि किसको ब्लड देना चाहिए या किससे ब्लड लेना चाहिए। ठीक है, तो लेट्स टेक अ टॉपिक ABO ब्लड ग्रुपिंग। ओके, अगर हम बात करें कि आपकी बॉडी में या इंडिविजुअल में कितने तरह के ब्लड होते हैं, 4 टाइप ऑफ ब्लड यू हैव हर्ड, A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप एंड O ब्लड ग्रुप। ठीक है, सी ये ब्लड ग्रुप किससे डिसाइड होता है, इट डिसाइडेड बाय अ सेल नोन एज RBCs। ओके, तो अब बात करते हैं कि RBCs में से क्या क्या चीज़ें होती है डिफरेंट, जिसकी वजह से उनको अलग अलग ब्लड ग्रुप नाम दिया गया। सी ये RBCs जो होती है ना, इसके ऊपर कुछ शुगर मॉइटीज़ होती है। क्या होती है, शुगर मॉइटीज़ होती हैं। ठीक है, फाइन, ये शुगर मॉइटीज़ अब डिफ़र होती है इन डिफरेंट ब्लड ग्रुप। A ब्लड ग्रुप में कोई दूसरी शुगर मॉइटी होगी, B में कोई दूसरी होगी, AB में कुछ और होगा और O में कुछ और होगा। तो चलिए 1 बाय 1 सबको लेके चलते हैं। सी ये 4 ब्लड ग्रुप के लिए बात कर रही हूँ, 4 तरह की मैंने क्या ले ली, RBC ले ली। ठीक है, अगर A ब्लड ग्रुप होगा तो उसमें शुगर मॉइटी जो है उसको हम बोलेंगे एंटीजन A। ओके, यहाँ मैं पर्टिकुलर शुगर मॉइटी का नाम नहीं बता रही हूँ, बस उसको मैं ये बता रही हूँ कि उस शुगर मॉइटी को हमने नाम क्या दे दिया, एंटीजन A। बट इस RBC के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, बट एंटीबॉडी एंटीजन A वाली नहीं, कौन सी, एंटीबॉडी B प्रेजेंट होती है। जो बाहर एंटीजन होगा उसका ऑपोजिट एंटीबॉडी उसके अंदर प्रेजेंट होता है। चलिए B ब्लड ग्रुप लेके चलते हैं। यहाँ पे जो शुगर मॉइटी होगी वो क्या होगी, दैट विल बी कॉल्ड एज दी एंटीजन B। बट एंटीबॉडी कौन सा होगा यहाँ पर, बता सकते हो, A। ठीक है, अब यहाँ पे AB ब्लड ग्रुप लेके चलते हैं। AB ब्लड ग्रुप के पास क्या है, दोनों ही तरह का एंटीजन है, एंटीजन B भी है और क्या है, एंटीजन A भी है। ठीक है, दोनों है, बट क्या कोई भी एंटीबॉडी इसके पास प्रेजेंट नहीं है। जबकि यहाँ पे क्या है, बाहर कोई भी एंटीजन नहीं है, बट इसके पास एंटीबॉडी A एंड B दोनों है। दिस इज दी O ब्लड ग्रुप। समझ में आ रहा है थोड़ा सा डिफरेंस। A ब्लड ग्रुप की जो RBCs होंगी वो कुछ इस तरह की होगी, जिसके पास एंटीजन A होगा, एंटीबॉडी B, यहाँ एंटीजन B, एंटीबॉडी A, दोनों एंटीजन हैं यहाँ पर A एंड B, बट एंटीबॉडी कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे कोई भी एंटीजन नहीं है बट एंटीबॉडी A भी है। ठीक है, ओके, तो इतना समझ में आया। आगे चले, अब हम बात करते हैं क्या ये किसको ब्लड दे सकता है और किससे ब्लड ले सकता है। ठीक है, ओके, अगर हम बात करते हैं किसको, A ब्लड ग्रुप को। ठीक है, सबसे पहले तो हम चलिए यहाँ से लिखते हैं, A ब्लड ग्रुप का कोई पर्सन है। अब ये ब्लड ग्रुप क्या वाला पर्सन, सपोज ये इंजर हो गया, इसको एक्सीडेंट हो गया, अब उसको ब्लड की ज़रूरत है। तो ब्लड डोनर में क्या क्या आ सकते हैं, ब्लड डोनर। ओके, अब ब्लड डोनेट कौन कौन कर सकता है, 2-4 तरह के ब्लड डोनर हैं हमारे पास। कौन इसको ब्लड दे सकता है, देखते हैं, डिसाइड करते हैं। ओके, एक चीज़ ध्यान रखो, जब भी बाहर से कोई चीज़ हमारी बॉडी के अंदर एंटर करती है तो हमारी बॉडी हमेशा उसको एज अ पैथोजन, एज अ एंटीजन ही ट्रीट करती है, और हमारा इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट काम करने लग जाता है। अब ब्लड बाहर से आएगा तो उसको भी एज अ पैथोजन ही ट्रीट करेगी, बट अगर वो सेम वही तरह का आएगा तो वो कहेगी कि ये तो मेरा ही आदमी है, इसे मैं नहीं मारूंगा। तो अब क्या होता है, जब A वाले पर्सन को वापस से A ब्लड ग्रुप वाले पर्सन का ही ब्लड चढ़ाया जाता है, देखो डोनर
डोनर है ना, 4 है। सपोज पहला डोनर आया कि चलो मैं इस पर्सन को ब्लड दे देता हूँ, उस पर्सन का ब्लड ग्रुप ऑलरेडी क्या है, ए है। अब ए ब्लड ग्रुप वाला डोनर आया तो उसके पास आरबीसी इस तरह की होगी, ठीक है। अब देखो जब ये बाहर से आएगी तो बाहर से ये अपनी सरफेस पे क्या लेकर आ रही है, एंटीजन ए। जैसे ही आएगी उसके सरफेस पे जो कुछ भी हाईलाइट हो रहा है हमारा इम्यून सिस्टम उसको रीड आउट करेगा। सी वो पूरे मॉलिक्यूल को कभी रीड नहीं करता, उसके सरफेस पे क्या प्रोट्यूडेड है, क्या दिख रहा है, वो उसको रीड करके उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है। अब उसके पास क्या है, एंटीजन ए है, ओके। ऑलरेडी जो ये वाला पर्सन है इसके पास क्या है, एंटीबॉडी क्या है, बी है, ओके। अब एंटीजन ए आया तो क्या वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी उसके पास है, नहीं, उसके पास तो एंटीबॉडी कौन सी है, बी है, ठीक है। एंटीजन ए के अगेंस्ट कौन सी एंटीबॉडी बनेगी, एंटीबॉडी ए बनेगी। तो यानी कि ये वाला पर्सन इस ब्लड ग्रुप को ब्लड दे सकता है क्योंकि बाहर से वो एंटीजन ए लेकर आ रहा है, इसके अगेंस्ट इसके पास एंटीबॉडी बी है, ए नहीं है, तो ये इसके अगेंस्ट कोई रिएक्शन नहीं कर पाएगा, कोई ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होगी। सेम अगर मिल गया एंटीजन ए के अगेंस्ट अगर एंटीबॉडी ए मिल गया तो वो दोनों बाइंड कर जाएंगी, क्लॉटिंग कर जाएंगे, कोएगुलेट कर जाएंगे और ब्लड पूरा क्लॉट हो जाएगा और पर्सन डाई हो जाएगा, ठीक है। ओके चलो अभी देखते हैं कि बी ब्लड ग्रुप अगर आ रहा है। अब बी ब्लड ग्रुप आ रहा है, बाहर से ब्लड एंटर कर रहा है ए वाले पर्सन के अंदर। अब बाहर से एंटर कर रहा है तो क्या लेके आ रहा है, वो एंटीजन बी लेकर आ रहा है और इस वाले पर्सन के पास ऑलरेडी एंटीबॉडी बी है। क्या हुआ, उसने इसको देखते ही अपनी एंटीबॉडी रिलीज करनी शुरू कर दी कि ये तो बाहर से कोई दुश्मन आ रहा है, मेरे पास ऑलरेडी इसकी एंटीबॉडी है, मैं इसको किल कर दूंगा। तो जैसे ही वो एंटर करेगा वो उसमें कोएगुलेट कर देगा, तो ये वाला ब्लड ग्रुप डोनर जो है वो ब्लड इसको नहीं दे सकता, दिया तो वो वाला ब्लड जिसको ब्लड दिया जो इंजर्ड पर्सन है वो डाई हो जाएगा, बचने के बजाय मर जाएगा। ओके चलिए ए बी को देखते हैं, क्या ए बी दे सकता है। ए बी वाला पर्सन का ब्लड एंटर कर रहा है, अरे बाप रे, उसके पास तो क्या है, दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट है और इसके अगेंस्ट, इस एंटीजन बी के अगेंस्ट तो इसके पास एंटीबॉडी बी प्रेजेंट है, तो क्या होगा, पर्सन डाई हो जाएगा, क्लॉटिंग हो जाएगी, तो ये भी ब्लड नहीं दे सकता। ओ को लेके चलते हैं, ओ ब्लड दे सकता है या नहीं। अब ओ लेके आ रहा है, उसके पास तो कुछ भी नहीं है, तो वो तो एकदम न्यूट्रल है, वो हमारी बॉडी सोचेगी इसके पास तो कुछ भी नहीं है, हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, लेट एंटर हिम, ओके। तो ये ब्लड दे सकता है। तो कौन कौन दे सकते हैं, ए और ओ दे सकते हैं, किसको, ए वाले ब्लड ग्रुप को दे सकता है। चलिए अभी बी ब्लड ग्रुप लेके चलते हैं। अब बी ब्लड ग्रुप की जो आरबीसी है उसके पास कौन सी एंटीबॉडी है, इसके पास है एंटीबॉडी ए, देखो यहाँ बताया ना एंटीबॉडी ए। चलिए देखते हैं, ए ब्लड ग्रुप का ब्लड इसको अगर चढ़ाया, सपोज बी ब्लड ग्रुप वाला पर्सन इंजर्ड हो गया और उसे ब्लड की ज़रूरत है। अब ए ब्लड ग्रुप आया, सबसे पहले वो क्या लेके आ रहा है, एंटीजन ए लेकर आ रहा है और उसके पास एंटीबॉडी ए ऑलरेडी प्रेजेंट है, क्लॉटिंग कर जाएगा, ब्लड नहीं दे सकते। बी ब्लड ग्रुप आया, वो एंटीजन बी लेकर आ रहा है पर इसके पास एंटीबॉडी ए है, कोई क्लॉटिंग नहीं होगी, ब्लड दे सकता है। ए बी लेकर आया, दोनों एंटीजन लेकर आया, तो एंटीजन ए के अगेंस्ट यहाँ एंटीबॉडी ए प्रेजेंट है, क्लॉटिंग हो जाएगी, ये ब्लड नहीं दे सकता, ये सब डोनर है, ओके। ओ लेकर आया तो ओ के पास तो कुछ भी नहीं है, ये ब्लड दे सकता है, कोई रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। आगे लेके चलते हैं अब हम नेक्स्ट ए बी ब्लड ग्रुप। अब ए बी वाला जो ब्लड ग्रुप है उसके पास एंटीबॉडी ही नहीं है, नो एंटीबॉडी। अब कोई एंटीबॉडी नहीं है तो क्या आप बता सकते हो, इसको कोई सा भी ब्लड ग्रुप डोनर कोई भी ब्लड दे सकता है। चलिए देखते हैं, चेक करते हैं। ए वाला आया, वो एंटीजन ए लेकर तो आया पर इसके अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी इसके पास है ही नहीं, कोई रिएक्शन नहीं करेगा, ब्लड दे देगा। बी आया, एंटीजन बी तो लेकर आया बट एंटीबॉडी नहीं है, अगेन दे देगा ब्लड। ए भी लेकर आया, अब ए बी भी दोनों लेकर आया बट इसके अगेंस्ट यहाँ एंटीबॉडी नहीं है, ये भी दे देगा। और ओ के पास तो कोई एंटीजन ही नहीं है, कुछ रिकग्निशन ही नहीं होगा, ये भी दे देगा। यानी ए बी तो बहुत मज़े में है, उसको तो सारे ब्लड डोनर ब्लड दे सकते हैं। चलिए ओ की बात लेके चलते हैं। ओ के पास दोनों ही एंटीबॉडी है, क्या, ए और बी दोनों ही एंटीबॉडी है, ये बड़ा खतरे में रहता है। अगर ए को लेके चलते हैं, ए वाला एंटीजन ए लेकर आया, भाई उसके पास एंटीबॉडी ए है,
वो ब्लड नहीं दे सकता। बी लेकर आया एंटीजन बी, ब्लड एंटीबॉडी बी है, नहीं दे सकता। ए भी लेकर आया, उसके पास दोनों एंटीजन हैं और इसके पास दोनों एंटीबॉडी है, तो बहुत ही भयंकर रिएक्शन करेगा। और ओ ब्लड ग्रुप आया, इसके पास कोई एंटीजन नहीं है, ये इसको दे सकता है। ठीक है, तो ये हमने देखा। तो अगर हम इसके बेसिस पे आप कुछ नोटिस कर रहे हो कि जो ओ वाला है वो तो क्या है, यूनिवर्सल डोनर है। देखो वो सबको ब्लड दे सकता है, यहाँ भी दे सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो डोनर है भाई, मुझसे तो सब ब्लड ले लो, मैं सबको ब्लड दे सकता हूँ। जबकि ए भी क्या है, ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। ठीक है, तो अब देखो ए बी क्या है, देखो अगर ए बी एक्सेप्ट करेगा, अगर ए बी एक्सेप्ट कर रहा है तो देखो ना वो सबसे ब्लड ले पा रहा है, सबसे ब्लड ले सकता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। ओके, तो वो सबसे ज़्यादा मज़े में है। समझ में आया ये ब्लड ग्रुपिंग, क्लियर हुआ होगा आई होप। इसके बेसिस पे आपको पूरा ध्यान समझ में आया होगा। चलें आगे। ओके, फिर भी डाउट आता है प्लीज़ आप अपना कमेंट बॉक्स में क्वेरी पोस्ट करना, मैं आंसर करूँगी। ओके, चलिए ना, ए बी और ब्लड ग्रुपिंग के अलावा एक और फैक्टर्स भी होते हैं विच इज़ कॉल्ड एज दी RH फैक्टर। क्या होता है, ओके लेट्स सी। ये RH फैक्टर बेसिकली कहाँ से डिस्कवर हुआ था, रीसस मंकी से डिस्कवर हुआ था। क्या बोलते हैं, RH फैक्टर कहाँ से, रीसस मंकी से डिस्कवर हुआ था। ओके, ये RH फैक्टर अगर RBCs के ऊपर ही फैक्टर प्रेजेंट होता है तो हम इसको RH पॉजिटिव बोलते हैं, ये फैक्टर नहीं होता है तो हम इसे RH नेगेटिव बोलते हैं। ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी बेसिस पे हम क्या बोलते हैं, A पॉजिटिव या A नेगेटिव, B पॉजिटिव B नेगेटिव, AB पॉजिटिव AB नेगेटिव एंड O पॉजिटिव O नेगेटिव। ये जो नेगेटिव पॉजिटिव दे रहे हैं ना, दीज आर बेसिकली RH फैक्टर। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि अगर एक O नेगेटिव, सपोज अगर एक RH नेगेटिव, अब वो RH नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, A नेगेटिव B नेगेटिव AB नेगेटिव एंड O नेगेटिव, कोई भी ब्लड ग्रुप की अगर RH नेगेटिव की क्या है, मदर है और उसने कंसीव किया है, और कंसीव करने में उसका जो फीटस है ना, उसका जो ब्लड ग्रुप है वो RH पॉजिटिव है। मतलब A पॉजिटिव B पॉजिटिव AB पॉजिटिव और O पॉजिटिव, कोई से ब्लड ग्रुप, हम ब्लड ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं, फैक्टर की बात करें, RH पॉजिटिव है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे देखो, अब ये दोनों फैक्टर्स भी ऑपोजिट है। अगर ये दोनों वाले ब्लड, ये दो डिफरेंट फैक्टर्स वाले ब्लड आपस में मिल गए तो क्या करेंगे, एंटीबॉडी बनाना शुरू करेंगे, कोएगुलेशन हो जाएगा और ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी। बट ड्यूरिंग दिस प्रेगनेंसी, प्लेसेंटा जो होता है वो मदर और बेबी के, फीटस के बीच में ही प्लेसेंटा रहता है जो इन दोनों ब्लड के मिक्सिंग को प्रिवेंट करके रखता है। बट होता क्या है, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जब होती है उस टाइम ये फीटस का थोड़ा सा ब्लड क्या आ जाता है, मदर के कांटेक्ट में आ जाता है। ये फीटस का जो ब्लड है ये मदर के कांटेक्ट में आ जाता है और मदर क्या कर लेती है, जैसे इसके कांटेक्ट में ये RH पॉजिटिव आया, कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर मिला, मदर ने क्या की, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना शुरू कर दी, एंटीबॉडी फॉर्मेशन कर दिया। और क्या कर दिया, एंटीबॉडी को बनाकर एज अ मेमोरी एंटीबॉडी, क्या बोल रही हूँ, एज अ मेमोरी एंटीबॉडी बनाकर अपने पास क्या कर लिया, स्टोर करके रख लिया। उस वक्त बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बच्चे तो डिलीवर हो जाएगा। बट उस बच्चे का जो ब्लड मदर के अंदर इंट्रोड्यूस हो गया, थोड़ा सा ब्लड, मदर क्या किया, उसके ब्लड ने उसके अगेंस्ट की एंटीबॉडी बनाया, वो वाला ब्लड जो इंट्रोड्यूस हुआ उसको तो किल आउट कर दिया, उसको तो हटा दिया, और उसके अगेंस्ट मेमोरी एंटीबॉडी बना के अपने पास स्टोर करके रख लिया कि फॉरन फ्यूचर में अगर ये दोबारा ब्लड इंट्रोड्यूस हुआ तो वो उसको हैंड टू हैंड किल कर देगा। ठीक है, ओके, यहाँ तो प्रॉब्लम नहीं है, बेबी भी हो गया, एवरीथिंग इज़ फाइन। बट इस मदर की अगर नेक्स्ट प्रेगनेंसी होगी, जब भी इसकी नेक्स्ट प्रेगनेंसी होगी और फीटस अगर ये RH पॉजिटिव होना होगा, तो अगर फीटस RH पॉजिटिव होना होगा तो क्या होगा, प्लेसेंटा के थ्रू ये एंटीबॉडीज़ तो ट्रैवल कर सकती है।
मैं क्या बोल रही हूँ, प्लेसेंटा के थ्रू ये एंटीबॉडी ट्रैवल कर सकती है। तो ये प्लेसेंटा के थ्रू ये एंटीबॉडीज़ जो पहले से ही एज अ मेमोरी एंटीबॉडी मदर ने बना के रख ली पहली डिलीवरी में, वो एंटीबॉडी एंटर कर जाएगी और इस फीटस के ब्लड में RH पॉजिटिव है, उसके अगेंस्ट ये एंटीबॉडी आई, उसको किल करना शुरू करेगी और ये फीटस क्या हो जाएगा, एनेमिक हो जाएगा और जॉन्डिस हो जाएगा और सर्वाइव नहीं कर पाएगा, किल हो जाएगा। तो मतलब एक प्रेगनेंसी के बाद नेक्स्ट ऑनवर्ड्स कोई भी प्रेगनेंसी वो मदर कंसीव नहीं कर पाएगी या फिर उस प्रेगनेंसी को सस्टेन नहीं कर पाएगी। समझ में आ रही है मेरी बात? क्योंकि पहली प्रेगनेंसी में जो ब्लड इंट्रोड्यूस हुआ उसके अगेंस्ट मदर ने एंटीबॉडी बना के रख लिया एज अ मेमोरी एंटीबॉडी। अब वो जब भी नया कोई प्रेगनेंसी होगा वो उस फीटस को पहले ही मार देगा एंटीबॉडी, बिकॉज उसके अगेंस्ट उसने एंटीबॉडी बना के रखा। समझ में आ रही है बात? तो इस वजह से क्या होगा, कभी भी प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। एंड दिस काइंड ऑफ डिजीज और डिजीज यू कैन से डिसऑर्डर इज नोन एज द इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या इसका कोई क्योर है? यस, इसका एक क्योर है। अगर हमें ये ऑलरेडी पता है कि चाइल्ड का, फीटस का RH पॉजिटिव है ना, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, जैसे ही बच्चे का डिलीवरी होने वाला होता है, देन इमीडिएटली उसी वक्त इस पॉजिटिव RH पॉजिटिव के अगेंस्ट क्या किया जाता है, प्री फॉर्म एंटीबॉडीज़ दे दी जाती है। क्या की जाती है? प्री फॉर्म एंटीबॉडीज़ दे दी जाती है और उसको हैंड टू हैंड किल कर दिया जाता है। उस ब्लड को मदर के अंदर इंट्रोड्यूस ही नहीं होने देते, और इंट्रोड्यूस भी होता है तो वहाँ किल हो चुकी है RH पॉजिटिव फैक्टर्स। तो क्या हुआ, मदर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगी नहीं, ठीक है। प्री फॉर्म हमने आर्टिफिशियल पहले से दे दी, तो मदर का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट ही नहीं हुआ ना उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने के लिए। समझ में आ रही है बात? सो दिस इज़ हाउ वी कैन क्योर और प्रिवेंट, और कि पहला जो नेक्स्ट प्रेगनेंसी है वो सब सस्टेन कर पाए। वी कैन कन्फर्म दिस वन। ओके, तो समझ में आ रहा है? दिस इज इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस। क्लियर है? आगे बात करते हैं। नेक्स्ट एक और चीज़ दैट इज अबाउट लिम्फ। ओके, हमने ब्लड की तो बात कर ली, प्लाज्मा, सीरम, एवरीथिंग वी हैव टॉक्ड। Now there's one more transport system in our body. एक तो यही हो गया ब्लड का ट्रांसपोर्ट सिस्टम, दूसरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम विच इज कॉल्ड एज द लिम्फ। ओके, ये लिम्फ होता क्या है? सी, ये हमारी एक सेल है। ओके, इस सेल में टिश्यू है, उस टिश्यू में ये बहुत सारी सेल है। इस सेल के अंदर ये ब्लड वेसल्स है, ठीक है। ये ब्लड वेसल्स के अंदर क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है। जब ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लो होता है तो इसमें से थोड़ा सा फ्लूइड यहाँ से स्क्वीज आउट होकर कहाँ आ जाता है, ये दोनों सेल्स के बाहर के स्पेस में, दिस वन स्पेस, दिस इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस। ओके, यहाँ पर ये फ्लूइड थोड़ा सा ब्लड के मतलब एक कैपिलरी के अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है और यहाँ से स्क्वीज आउट होके वो ब्लड कहाँ जाता है, इस स्पेस में आ जाता है। then it is known as interstitial fluid and this fluid is known as lymph। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, लिम्फ। ये लिम्फ जो होता है ये कलरलेस होता है, इसके अंदर भी प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं और ये क्या करता है, इट रिस्पॉन्सिबल ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज गैसेस इन बिटवीन ब्लड एंड सेल्स और ब्लड के बीच में न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज गैसेस के ट्रांसपोर्ट में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट के एब्जॉर्प्शन। ये इंपॉर्टेंट है, सी याद रखना, जो जो पॉइंट्स मैं मेंशन कर रही हूँ ना, स्किप नहीं करना, कोई भी मिस नहीं करना है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। बेसिकली क्या होता है, ये लिम्फ सारा फ्लो होता है एक अलग ही स्पेस में और एक मेन सिस्टम में, ये मतलब या बहुत सारा ऐसा लिम्फ मिलकर या लिम्फ वेसल्स बनाती है जिसको हम बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, अगर आप सिर्फ
एनिमल का कभी भी ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम देखोगे तो उसी के साथ ब्लू कलर का एक और सिस्टम दिखाया जाएगा, नेटवर्क दिखाया जाएगा. आई एम शेयरिंग द पिक्चर ऑल्सो हेयर, यू कैन हैव अ लुक ऑफ दैट वन. दिस ब्लू नेटवर्क ऑफ होल बॉडी इज नोन एज द लिम्फेटिक सिस्टम, जो ब्लड के साथ ही चल रहा है. ठीक है, इस लिम्फेटिक सिस्टम में ही ये लिम्फ फ्लो होता है. ये लिम्फेटिक सिस्टम वापस ये लिम्फ को, ये फ्लूइड को वापस क्या करती है, मेन जो वेन होती है उसमें वापस डाल देती है. मतलब ब्लड से इतना फ्लूइड का लॉस हो गया तो वापस ब्लड में ही वो फ्लूइड डाल देती है, सो दैट ब्लड में ज़्यादा फ्लूइड का लॉस ना हो. समझ में आ रही बात, वापस वेन में डाल देती है. तो दिस इज ऑल अबाउट लिम्फ. ओके, क्लियर है. एक और पॉइंट अब लेके चलते हैं, दैट इज द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, दैट इज अबाउट द ब्लड वेसल्स. ओके, ना अगर ब्लड वेसल्स की बात करें, सो हेयर 3 टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स आर देयर. One is called the artery, another is called the veins, and the third one is called the capillaries. देखते हैं तीनों में डिफरेंस क्या होता है. आर्टरी जो होती है उसकी अगर हम थोड़ा सा स्ट्रक्चरली बात करें तो क्या होती है, इट इज़ थिक वॉल्ड लाइक दिस. ठीक है, इट इज़ थिक वॉल्ड. ओके, क्यों होती है थिक वॉल्ड? बिकॉज इसके अंदर जो ब्लड फ्लो होता है वो हाई प्रेशर से फ्लो होता है. हाई ब्लड प्रेशर से, ब्लड प्रेशर मतलब क्या कि जब ब्लड किसी कैपिलरी के अंदर फ्लो होता है तो वो बाहर उसकी वॉल पर प्रेशर डालता है. दैट प्रेशर इज नोन एज दी ब्लड प्रेशर. बिकॉज हाई ब्लड प्रेशर के साथ फ्लो होता है तो उस इसकी वॉल को ये प्रेशर बियर करने को भी होना चाहिए ना. इट कैन बियर दिस प्रेशर, दैट्स वाई इट इज़ दी थिक वॉल्ड. ओके, समझ में आ रहा है. ये जनरली जो आर्टरीज होती है ये कैसा ब्लड फ्लो करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है. ठीक है, इसके अंदर, और पूरी बॉडी को ये ब्लड सर्कुलेट करती है, न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करती है, ऑक्सीजन सप्लाई करती है. बट इसका एक एक्सेप्शन है, दैट इज़ अबाउट पल्मोनरी आर्टरी. ये जब हम हार्ट पढ़ेंगे ना तब हम इसको और अच्छे से देखेंगे. ये पल्मोनरी आर्टरी जो है ये क्या करती है, दिस इज द ओनली आर्टरी विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ओके, तो ये याद रखना, दिस इज द एक्सेप्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, बात करते हैं वेन्स की. वेन्स कैसी होती है, थिन वॉल्ड होती है. क्यों होती है थिन वॉल्ड? बिकॉज यहाँ पे जो ब्लड होता है वो लो ब्लड प्रेशर के साथ फ्लो होता है. तो अब लो ब्लड प्रेशर से तो कम प्रेशर लगेगा, इसलिए वॉल इसकी थिन होती है. वेन्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, वॉल्स प्रेजेंट होते हैं. ये वॉल्स क्या करते हैं, बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं. बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं. ये वॉल्स का रोल ही यही है कि फ्लो को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करना. सी वॉल्स ये कुछ इस तरह के होते हैं कि ये वॉल्व है लाइक दिस, ओपन हुआ, बैक डायरेक्शन में ओपन नहीं होगा. ठीक है, सपोज ऊपर से ब्लड आ रहा है तो इसने ओपन किया, ब्लड नीचे चला गया, बट अब बैक नहीं जाएगा. ठीक है, तो इसलिए बैक फ्लो को ये प्रिवेंट करता है. इसी के साथ ये क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके अंदर फ्लो करता है. बट हेयर इज ऑल्सो वन मोर एक्सेप्शन, दैट इज पल्मोनरी वेन. दिस इज द ओनली एक्सेप्शन जहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है. ओके, डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब समझ रहे हो ना. ऑक्सीजनेटेड जिसमें ऑक्सीजन है, डीऑक्सीजनेटेड जिसमें CO2 प्रेजेंट है. Okay, so these are the two difference, these are the basic difference in between artery and vein. Artery की अगर thick walled है तो ये जो होता है center point, this is called lumen, ये बहुत ही narrow होता है. veins में ये because thin walled है तो ये lumen जो है वो broad होता है. Okay, third point लेके चलते हैं, that is capillaries. अभी capillaries क्या होते हैं, see ये arteries और वेन्स ये सब कनेक्टेड होती है किसके थ्रू, कैपिलरीज के थ्रू. सी यहाँ से आई आर्टरीज, दीज आर द आर्टरीज विच आर कमिंग ओवर हेयर. कहाँ पहुँच गई, ऑर्गन तक, टिश्यूज़ तक पहुँच गई. वहाँ जाके फर्दर क्या हो जाती है, ऐसे डिवाइड हो जाती है. फर्दर इट गेट डिवाइडेड इनटू वेरियस स्मॉल वेसल्स एंड दीज वेसल्स आर नोन एज दी कैपिलरीज. यहाँ पर आकर टिश्यूज़ के पास आके इसमें क्या होता है, ये आर्टरी क्या बेसिकली ला रही है, ऑक्सीजन ला रही है. टिश्यू के पास आई, उसने ऑक्सीजन टिश्यूज़ को दे दिया और टिश्यूज़ से वापस CO2 ले लिया. एंड CO2 लेकर ये आर्टरी क्या करती है, वापस रीयूनाइट हो जाती है लाइक दिस, वापस
रीयूनाइट होकर और क्या बना लेती है, वेन्स बना लेती है। आ रही है बात समझ में? ओके, वन मोर लाइक दिस, ठीक है। तो अब क्या बना लिया, वेन्स। सो दिस इज आर्टरी, ये क्या लाई, ऑक्सीजन। यहाँ पर आके क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 एंड यहाँ वेन्स में वापस CO2 फिल आउट हो गया। सो दिस पोर्शन इज नोन एज कैपिलरीज। ओके फाइन। अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो ये कैसी होती है, इट इज़ थिन वॉल्ड, इट इज़ ऑल्सो कंटेन वॉल्स, जिसकी वजह से ये बैक फ्लो को प्रिवेंट करती है। ओके तो आई होप ये कैपिलरीज भी आपको क्लियर हुआ होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ब्लड से रिलेटेड एक एक चीज़ हमने देख ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम कम्प्लीटली हार्ट की बात करेंगे, डिटेल उसका सारा सब कुछ कंप्लीट उसमें हार्ट का देखेंगे, ठीक है। सो टिल नाउ इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दिस वीडियो प्लीज़ पुट योर क्वेरी इन द कॉमेंट बॉक्स। आपको ये समझ में आता है देन ऑल्सो प्लीज़ टेल मी थ्रू कॉमेंट सेक्शन कि कितना समझ में आ रहा है, एंड इफ यू रियली अंडरस्टूड ऑल्सो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।